हेलो दोस्तों, ओके जॉब्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आप लोगों से वापस से अपन लोग टॉपिक पढ़ेंगे बायोलॉजी का, जो अपन ने लास्ट क्लास पढ़ी थी। और उसमें अपन लोगों ने डिस्कस किया था ब्लड के बारे में, और ब्लड के अंदर अपन लोगों ने उसको थोड़ा सा क्लासीफाई किया। क्लासीफाई करने के बाद प्लाज्मा के बारे में अपन ने डिस्कशन किया। उसके बाद दोस्तों अपन ने रक्त कणिकाओं के बारे में बात कर रहे थे। उसको कितने भागों में बांटा था? तीन। एक तो हमारा क्या था? आरबीसी था, डब्ल्यूबीसी था, और क्या था? प्लेटलेट्स था। आगे हम अगर बात करें आरबीसी के बारे में, हमने अच्छे तरीके से पूरा डिटेल से पढ़ लिया था। जो अपना अगला जो रहेगा वो है डब्ल्यूबीसी। आइए देखो दोस्तों, अपन लोग आगे इसको बढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम बात करें डब्ल्यूबीसी के बारे में। ठीक है, रक्त कणिकाएं चल रही है, और रक्त कणिकाओं में मैं आपको बताऊं कि रक्त कणिकाओं के इस वाले भाग में हम लोगों ने क्या क्या कवर किया है। एक तो आरबीसी कवर किया है ब्लड के अंदर से, और एक हमने क्या कवर किया, देखो ब्लड वाले जो भाग की हम लोग बात कर रहे थे, जो टॉपिक चल रहा था हमारा ब्लड ब्लड को हमने ना दो भागों में बांटा था। एक क्या था? प्लाज्मा, और दूसरा क्या था हमारे पास? ब्लड कार्पिकल्स या रक्त कणिकाएं। ठीक है, रक्त कणिकाएं। और रक्त कणिकाओं की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो कितनी होती हैं? तीन होती हैं यहाँ पर। एक हमारे पास क्या हो गया? आरबीसी, और एक क्या हो गया अपन? डब्ल्यूबीसी, और एक क्या हो जाएगा हमारे पास? प्लेटलेट्स। ठीक है, इसके बारे में अपन लोग बात कर रहे थे। अब इसमें से हम लोगों ने इसके बारे में पूरा पूर्ण रूप से पूरा पढ़ लिया है। तो हम लोग सेकंड नंबर पे हमने जो पढ़ने वाले हैं वो है डब्ल्यूबीसी। ठीक है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्वेत रक्त कणिकाएं। ठीक है, स्वेत रक्त कणिकाएं। स्वेत रक्त कणिकाएं। आगे देखो, अगर इनको दूसरे नाम से जाना जाए तो इसका जो दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट। क्या है? ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट की अगर बात करेंगे तो देखो, यहां मैं आपको बताऊं, ल्यूको का मतलब क्या होता है? सफेद। क्या होता है? व्हाइट। और व्हाइट को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? सफेद। ठीक है, या श्वेत। और साइट का मतलब क्या होता है? कोशिका। क्या होता है? कोशिका। तो ये किस प्रकार की कोशिका होती है? ऐसी कोशिका है जिनका रंग कैसा होता है? सफेद। ठीक है, या हम लोग इनको क्या बोल सकते हैं? इनके रंग के आधार पर इनको किस भाग कैसे कहा गया है? स्वेत रक्त कणिकाएं। आगे हम लोग देखो बात करें कि इनको आरबीसी, और यहां मैं आपको बता देता हूं, इस वाली को आरबीसी को और प्लेटलेट्स को हम पूर्ण कोशिका नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। अब देखो इनकी अगर बात करें तो इसके अंदर केंद्रक पाया जाता है। इसके अंदर केंद्रक पाया जाता है। इसके अंदर केंद्रक पाया जाता है। अब दूसरा, इनका रंग कैसा होता है? इनका रंग कितना होता है? कैसा होता है? सफेद। कैसा होता है? सफेद। तीसरा, इनकी संख्या कितनी होती है? ठीक है, इनकी संख्या होती है 8 से 10,000 डब्ल्यूबीसी पर एमएमक्यू ऑफ ब्लड। पर एमएमक्यू ऑफ ब्लड। मैंने एक चीज यहां पर आपको लिखा दी है, केंद्रक है, तो डब्ल्यूबीसी एक पूर्ण कोशिका है। डब्ल्यूबीसी एक पूर्ण कोशिका है, ये आपको ध्यान रखना है। डब्ल्यूबीसी एक पूर्ण कोशिका है, ये आपको ध्यान रखना है कि अगर इसके अंदर केंद्रक है तो ये क्या है? एक पूर्ण कोशिका है। आप आरबीसी आप कह रहे थे कि सर भाई डबल CO2 O2 और CO2 का परिवहन कराती है, तो लेकिन हमें रोगों से कौन बचाती है? रोगों से बचाने का काम कौन करती है? डब्ल्यूबीसी करती है, ध्यान रखना। तो इसका जो कार्य होता है ना, इसका कार्य होता है दोस्तों, इसका कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, को बढ़ाने का कार्य कौन करती है? ये करती है। अब आगे देखो, इसकी जो जीवन अवधि होती है ना, ये कितने दिन तक जीवित रहती है? जीवन जो अवधि होती है वो दोस्तों इसकी रहती है 7 से 10 डेज। कितनी रहती है? 7 से 10 डेज। सॉरी, 7 से 10 डेज नहीं रहती ये, इसको थोड़ा ध्यान रखना। 10 से 13 दिन होती है। कितनी होती है? 10 से 13 दिन। इसकी जो अवधि होगी वो 7 से 10 दिन उसका होता है प्लेटलेट्स का। ये 10 से कितना होता है? 13 दिन। ये मरेंगे कहां पर? देखो डब्ल्यूबीसी कहां मरती है? ये ध्यान रखना, प्लीहा। कहां मर देगी? प्लीहा के अंदर, जिसको इंग्लिश में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। इसकी इंग्लिश याद रखना, इसको क्या बोलते हैं? स्प्लेन। SPLEEN। इसका जो कार्य है ना, ये जो कार्य करती है यह है अमीबा की तरह। यह है अमीबा की तरह, अमीबा की तरह
कार्य करती है। ये कैसे काम करती है? अमीबा की तरह कार्य करती है। अब आगे देखो, हम लोग देखें कि डब्ल्यूबीसी को कितने भागों में बांटा गया है। कुछ चीजें जो है डब्ल्यूबीसी को आगे दो भागों में बांटा, दो भागों में आगे बांटने के आधार पर फिर इसको अगेन दो या तीन भागों में बांटा। उनके कार्य क्या क्या है, यहाँ तक सवाल हमारे पेपर में आता है। आजकल जो पेपर का लेवल है वो थोड़ा ठीक ठाक है, जिसमें हमको आगे जानकारी जरूर पढ़नी है। देखो डब्ल्यूबीसी को आगे हम लोग देखें तो डब्ल्यूबीसी को दोस्तों दो भागों में बांटा गया है। एक कौन सी होती है? कणिका में। एक कौन सी होती है? कणिका में। और एक कौन सी होती है? अकणिका में। अकणिका में, जिसको हम देखेंगे कि अगर डब्ल्यूबीसी के इस आंतरिक सतह पर ना कुछ पार्टिकल अगर पाए जाए, इस प्रकार के कोई कण अगर पाए जाए, तो इसका मतलब उसको क्या बोलेंगे? कणिका में। अगर इसके अंदर कोई भी कण अगर नहीं पाया जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? अकणिका में। इसको तीन भागों में बांटा है। एक है हमारे पास क्या? ईसीओ, ईसीओ नोफिल, क्या बोलते हैं इसको? ईसीओ नोफिल। एक होता है मेरे पास क्या? वेसोफिल। एक कौन सी होती है? बेसोफिल। और एक अपने पास तीसरे नंबर पे इसको कितने भागों में बांटा गया? कौन सी होती है? न्यूट्रोफिल। कौन सी होती है? आगे देखो, अगर हम बात करें, इसको अगेन दो भागों में बांटा गया दोस्तों। एक है मेरे पास मोनोसाइट, ठीक है, और एक कौन सी है? लिम्फोसाइट। एक कौन सी है? लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट को अगेन दो भागों में बांटा गया है। वो कौन सा है? एक तो मेरे पास कौन सी लिम्फोसाइट है? बी। और एक कौन सी लिम्फोसाइट है मेरे पास? टी। तो डब्ल्यूबीसी को देखो, एक तो हमारे पास प्रेजेंस ऑफ पार्टिकल्स के आधार पर डब्ल्यूबीसी में कुछ विशेष प्रकार के पार्टिकल पाए जाते हैं। उस आधार पर इसको कितने भागों में बांटा? दो। एक तो कणिका में हो गया, एक कौन सा हो गया? अकणिका में। एक इसको कणिका में को दो भागों में, तीन भागों में कर दिया। इसिनोफिल हो गया, बेसोफिल हो गया, और क्या हो गया? न्यूट्रोफिल हो गया। आगे हम लोग देखते हैं अकणिका में के आधार पर इसको मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। अब देखो यहाँ अलग अलग कंडीशन के आधार पर देखते हैं कि हमारी जो पहले नंबर पर हम देखते हैं कि इनके कार्य क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें, एक तो न्यूट्रोफिल है, आप हेडिंग लगा लीजिएगा। सबसे पहले कार्य की बात करेंगे, न्यूट्रोफिल एवं मोनोसाइट। न्यूट्रोफिल एवं मोनोसाइट दोनों ना, दोनों का कार्य, दोनों का कार्य रोग प्रतिरोधकता को बढ़ाना। रोग प्रतिरोधकता को बढ़ाना। और ये भी कैसे काम करते हैं? अमीबा की तरह कार्य करते हैं। आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी, ये बार बार एक चीज आ रही है यहाँ पे, अमीबा। अमीबा के बारे में देखो, हम जब अगर टेक्सोनोमी वाला पार्ट पढ़ेंगे, वर्गीकरण वाला पार्ट पढ़ेंगे तीन जगत का, तो उसमें एक संघ आता है, उसमें ठीक है, संघ में उसमें आता है प्रोटोजुआ। क्या आता है? प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ के अंदर ये सारे लोग होते हैं। प्रोटोजुआ वाले घर में, प्रोटोजुआ एक घर है, उस घर में अमीबा, पैरामीशियम, युग्निला, युग्लिना, ये सारे होते हैं। तो अमीबा एक क्या? जलीय जीव है, जो जीवाणुओं का या बैक्टीरिया का क्या करता है? भक्षण करता है। और उस भक्षण को करेगा ना, तो वो हमारे पास जीवाणुओं को खा जाएगा, तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो देखो अब ये जो ना बार बार ये आ रहा है, ये काम कैसे करता है? तो इसके काम की जो प्रोसेस है वो क्या है? देखो, इसकी जो आकृति होती है ना, बड़ी अजीब सी होती है, एनिमित होती है। सामने क्या है? यहाँ पर मान लीजिएगा कोई बैक्टीरिया, यहाँ पर क्या है? कोई बैक्टीरिया, यहाँ जीवाणु है। जैसे ये इसके पास जाता है ना, तो ये अपनी जो है इस तरीके की कंडीशन बना लेता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे इसको क्या करेगा? ये यहाँ पर अंदर ले आएगा इसको, ठीक है, इसको अंदर ले आएगा। और अगले स्टेप पे इसको अंदर लेने के बाद इसको अंदर ले जाएगा ऐसे करके, और इसको अंदर करके बाद है ना, इसको खत्म कर देगा। मतलब इसका क्या कर जाएगा? भक्षण। क्या कर देगा? भक्षण खा जाएगा, इसको मार देगा, इसको किल कर देगा। तो यहां से लेके यहां तक इस प्रकार की जो कोशिका, इस प्रकार की जो आकृति होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्यूडोपीडिया। क्या बोलते हैं? स्यूडोपीडिया। क्या बोलते हैं? स्यूडोपीडिया। पहली चीज। दूसरा, यहां से ये बैक्टीरिया था, इसकी शक्ल देख के इसने ऐसे इस तरह का मुंह बनाया, उसके बाद इसको अंदर ले आया, और उसके बाद इसको अंदर ले जाके इसको मार दिया, और मारने के बाद उसको खा गया। खाने के बाद देखो, यहां से लेकर के यहां तक का जो है प्रक्रम है, वो कौन सा प्रक्रम कहलाता है? फेगोसाइटिक प्रक्रम। क्या कहलाता है? फेगोसाइटिक प्रक्रम। ठीक है, इस प्रक्रम को हम किस नाम से जानते हैं? फेगोसाइटिक प्रक्रम के नाम से जानते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि अमीबा की तरह ये काम करते हैं। और अमीबा कैसे काम करता है? फेगोसाइटिक प्रक्रम की तरह काम करता है। अमीबा की अनियमित आकृति होती है, ये ऐसा ही इनका होता है कि मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स होते हैं ना, ये जैसे ही इनको कोई रोग प्रतिरोधक वाहक दिखता है, ठीक है, रोग वाहक दिखता है, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, विषाणु, कवक जो भी आए शरीर में, उसके तुरंत उस पर अटैक करते हैं, और अटैक करने के बाद है ना, उसको खत्म कर देते हैं, और हमारे शरीर की रोगों से क्या करते हैं? सुरक्षा। आगे देखो, अगर हम लोग बात करें किसकी, आगे हमारे पास है
एक सेकेंड, ये वाला है, हाँ ये, ठीक है। यहाँ हम बात करेंगे आगे सेकंड नंबर पे कौन है, बेसोफिल, ठीक है। सेकंड नंबर की बात करेंगे तो कौन सा आ जाएगा, बेसोफिल। देखो आपको मैं बताऊं, बेसोफिल की अगर जानकारी आपको नहीं है तो आप लोग देखो, बेसोफिल हमारी बढ़ाता तो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, लेकिन अब ये काम कैसे करेगा वो आपको देखना है। बेसोफिल की बात करें, बेसोफिल से ना दो तरह के एंजाइम निकलते हैं, तो यहां से दो तरीके के एंजाइम निकलते हैं यहां पर। देखो आगे हम बात करने वाले हैं बेसोफिल के बारे में, और बेसोफिल के अंदर सेकंड नंबर पे क्या है बेसोफिल से दो प्रकार के एंजाइम निकल रहे थे, और वो कौन कौन से एंजाइम है, एक तो है मेरे पास हिपेरिन, ठीक है, और एक मेरे पास क्या है, हिस्टामिन। एक अपने पास हो गया हिस्टामिन, और एक क्या हो जाएगा, हिपेरिन। हिस्टामिन की बात करें, हिस्टामिन ने देखो ये रोग प्रतिरोधकता को बढ़ाने के काम आता है, यह रोग प्रतिरोधकता को बढ़ाने के काम आएगा। और ये कैसे रोग प्रतिरोधकता को बढ़ाएगा, देखो रोग प्रतिरोधकता को बढ़ाने का, रोग प्रतिरोधकता को बढ़ाने का कार्य करता है, पहली चीज। एक अगर हम लोग हिपेरिन की बात करेंगे, हिपेरिन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे शरीर में। ये देखो क्या क्या करेगा, यह रक्त को तरल अवस्था में, तरल अवस्था में बनाए रखता है, ठीक है। शरीर का आंतरिक तापमान, शरीर का आंतरिक तापमान, ठीक है, पीएच और पीएच और पीएच को बनाए रखता है, को संतुलित रखता है, ठीक है। पीएच को भी क्या रखता है, ये संतुलित रखता है। एक अगर हम लोग देखें आगे कि एक चीज और है, शरीर का आंतरिक तापमान हो गया, शरीर का आंतरिक तापमान के अलावा इसके कई सारे और भी काम है, तापमान, ठीक है, यहाँ पे। अब देखो ये अगर पीएच को भी मेंटेन कर रहा है, हमारे इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है। एक स्वस्थ मानव शरीर का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर ये ना हो तो आप ध्यान रखना 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड भी करेक्ट तो क्या होता है, 36.9 ही होता है, लेकिन हम लोग देखेंगे वैसे अगर ये राउंड फिगर में दे, अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए तो ध्यान रखना ये वाला आंसर आपको लगाना है। कई ऑप्शन में ये भी है और ये भी है, उस केस में आपको आंसर क्या लगाना, 36.9। उस समय ये 37 नहीं लगाना, अगर ये नहीं है तो आपको 37 लगाना है। आगे देखो हम लोग अगर बात करें, इसे बफर भी कहा जाता है, ठीक है, इसे बफर भी कहा जाता है, इसे बफर BUFFER, इसे बफर भी कहा जाता है। और ये ना रक्त में ये किसका काम करता है, एक प्रतिस्कंदक का, किसका काम करता है, प्रतिस्कंदक का। देखो स्कंदक क्या होते हैं, जो रक्त का थक्का बनाते हैं, लेकिन ये रक्त को जमने ही नहीं देता, इसलिए इसका काम क्या होगा, एक प्रतिस्कंदक की तरह काम करता है। अब देखो ये जो बेसोफिल है, एक और काम जो करती है ये है शरीर में, शरीर में होने वाली, शरीर में होने वाली भयावह, शरीर में होने वाली भयावह क्रियाओं को, क्रियाओं को नियंत्रित करती है, शरीर में होने वाली भयावह क्रियाओं को नियंत्रित करती है। भयावह क्रिया कौन कौन सी हो गई, देखो भयावह क्रियाओं की बात करोगे तो सूजन आना, ठीक है, सूजन। एक हमारे पास लाल, एक हमारे पास तापमान का बढ़ जाना, तापमान का बढ़ना, ठीक है। और देखो चेहरे का लाल होना, चेहरे का लाल होना,
ये एग्जाम में आया था एक में कि स्वेलिंग को कंट्रोल करने वाली डब्ल्यूबीसी कौन सी है, तो आप आंसर क्या लगाओगे, बेसोफिल। एक हमारे पास लाल हो गया, एक तापमान, जैसे हमारी बॉडी में कई बार ऐसा होता है ना, एकदम से बहुत ज्यादा एकदम से गर्मी हो जाती है, शरीर एकदम से गर्माहट महसूस करने लगता है, तो उसको कंट्रोल कौन करता है, हमारे पास बेसोफिल। आगे देखिएगा कि, और इसका देखो चेहरे का लाल होना, कई बार जो जितने फेयर कलर पर्सन होते हैं जैसे अंग्रेज, तो वो हमारे जैसे यहाँ बात करें कि वो धूप में अगर खड़े हो जाए तो उनका चेहरा ना तम तम आ जाता है, लाल सा हो जाता है, ठीक है, तो उसको भी कौन कंट्रोल करता है, हमारे पास बेसोफिल। आगे देखो अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट जो हमारे पास है बेसोफिल के बाद इसिनोफिल हो जाएगा, इसिनोफिल हो जाएगा थर्ड नंबर पे। ये देखो ये है ना, यह है एलर्जी, एलर्जी क्रियाओं के साथ मिलकर कार्य करती है, ठीक है, परजीवी संक्रमण को नियंत्रित करती है। परजीवी मतलब बाहर से, परजीवी संक्रमण को नियंत्रण करती है। एक नेक्स्ट है हमारा 4, वो है लिम्फोसाइट। एक हमारा क्या है, लिम्फोसाइट। देखो लिम्फोसाइट का बहुत बड़ा रोल है। लिम्फोसाइट रोग प्रतिरोधकता को ही बढ़ाएगा, ध्यान रखना, रोग प्रतिरोधकता को ही बढ़ाएगा। लेकिन आपसे सब में से पूछा जाए ना कि एंटीबॉडी बनाने का काम कौन करता है, जितनी भी डब्ल्यूबीसी है उनमें से एंटीबॉडी बनाने का सिर्फ काम कौन करेगा, लिम्फोसाइट, पहली चीज। दूसरी चीज की अगर बात करें, सर्वाधिक जो हमारे पास अगर है कि जो वैल्यू है छोटा बड़े की, वो एक बार मैं इसका क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद अपन लोग थोड़ा सा मैं आपको सारा डेटा लिखवा दूंगा। लिम्फोसाइट का देखो मेन काम होता है रोग प्रतिरोधकता को बढ़ाना, रोग प्रतिरोधकता को बढ़ाना। और एक काम कौन सा करता है, ये एंटीबॉडी बनाने का, ठीक है, ये और साथ में क्या काम करेगा, एंटीबॉडी बनाने का काम भी कौन करेगा, यही करेगा। तो ये एंटीबॉडी भी बनाएगा भाई हमारे बॉडी में, एंटीबॉडी बनाने का कार्य भी ये करेगा। अब देखो एंटीबॉडी बनाने का काम कर रहा है लिम्फोसाइट, हमारे पास कितने प्रकार के हैं, 2। एक कौन सा है दोस्तों, बी। एक कौन सा है, टी। इसका निर्माण है ना कहाँ से होता है, अस्थि मज्जा से। कहाँ से होता है, अस्थि मज्जा से। और अस्थि मज्जा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, बोन मेरो। क्या बोलते हैं, बोन, इसको बोन मेरो बोलते हैं। बोन मेरो का क्या काम आया गया, बी। इसका निर्माण, इसका निर्माण थाइमस, इसका निर्माण कहाँ से होता है, थाइमस ग्रंथि, इसको क्या बोलते हैं, THYMUS, थाइमस ग्रंथि से, ग्रंथि से होता है, थाइमस ग्रंथि से होता है। और थाइमस ग्रंथि का हमने क्या ले लिया यहाँ से, टी, इसलिए लिम्फोसाइट का निर्माण क्या हो गया, टी। और ये क्या हो जाएगा, बी। आप लोग ध्यान रखना, अस्थि मज्जा कहाँ पाई जाती है, हड्डी की अंदर, हड्डी के अंदर एक गुहा होती है, पेल्विक गुहा, उसके अंदर ये पाई जाती है, पहली चीज। दूसरी चीज है ना, अस्थि मज्जा के अंदर जो निर्माण हो रहा है वो किसका हो रहा है, हमारे पास लिम्फोसाइट का हो रहा है। लिम्फोसाइट क्या काम कर रहा है हमारे शरीर में, एंटीबॉडी बनाने का काम कर रहा है, जो रोगों से हमारी सुरक्षा करते हैं। दूसरा इसका जो है ना एक थाइमस ग्रंथि, थाइमस क्या है हमारे जैसे हम लोग बात करें कि इस तरीके से हमारे ये चेस्ट में ना यहाँ पसलियां होती हैं ऐसे करके, और इस पसलियों के अंदर है ना यहाँ पर है ना यहाँ ये ग्रंथि मिलती है, तो ये इस तरीके से होगी, ठीक है। ये हमारे पास पसलियां, ये मैंने आपको रैंडमली डायग्राम बनाया, तो इस तरीके से ना वायर नुमा नुमा में, एक धागे नुमा आकृति में ये जो है ना ग्रंथि पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, थाइमस ग्रंथि, ठीक है। क्या बोलेंगे, थाइमस ग्रंथि। अब इसको देखो, थाइमस ग्रंथि हम बोलेंगे, थाइमस ग्रंथि की क्या खासियत होती है, ये ना 12 या 14 साल तक रहती है, ठीक है, 12 या 14 साल की एज में रहती है, यहाँ तक ही रहती है। उसके बाद ये ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। जिसका काम है एंटीबॉडीज को बनाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। जितने भी हमारा बच्चे होते हैं, ठीक है, उनका क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, इसलिए वो जल्दी से बीमार पड़ने लगते हैं। और उनकी जो चीज है जो रोग प्रतिरोधकता को बढ़ाने का, बीमार होने से बचाने का कार्य जो करती है, वो कौन करती है, थाइमस ग्रंथि करती है। उसके बाद है ना ये धीरे धीरे ऑटोमेटिक खुद ही क्या हो जाती है, 12 से 14 साल के बाद विलुप्त हो जाती है, ठीक है। इसका कहाँ पाई जाती है, चेस्ट में, किस आकृति में होती है, धागेनुमा आकृति में पाई जाती है। अब देखो यहाँ हम लोग देख रहे हैं लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट में एक रोग होता है
HIV कौन सा होता है, HIV, और या इसके अंदर कौन सा रोग होता है, एक रोग इसी का नाम है एड्स, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं HIV किस वायरस की वजह से होता है, रेट्रो वायरस की वजह से, ठीक है। कौन सा वायरस होता है, रेट्रो वायरस के कारण ये रोग होता है, रेट्रो वायरस, इस वायरस के कारण ये होगा। इसके अंदर दोनों, ठीक है, बी और टी, बी एवं टी दोनों लिम्फोसाइट क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है, लिम्फोसाइट क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है। और रोग प्रतिरोधक क्षमता दोस्तों कम होगी तो उस केस में क्या होगा, उस केस में देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो दुबला पतला हो जाता है, जिसके ना एड्स होता है वो दुबला पतला हो जाता है। अगर उसको लंबे समय से कोई बीमारी है, जैसे उसको बुखार आ गया, तो उसका बुखार है ना उतरेगा ही नहीं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा दवाई खा लो, कुछ भी खा लो, लेकिन उसको ये बीमारी सदा रहेगी, क्योंकि उसको अंदर से रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए कोई चीज है ही नहीं उस शरीर के अंदर, तो ये चीजें लगातार बढ़ती जाती है। तो ये किसके अंदर होता है, हमारा HIV रोग के अंदर होता है। अब देखो आगे अगर हम लोग यहाँ बात करें, WBC के ही बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो अगर बात करें, सबसे ज्यादा जो WBC होती है वो कौन सी होती है, ये होती है न्यूट्रोफिल। कौन सी होती है, न्यूट्रोफिल का मान है ना, न्यूट्रोफिल हमारे शरीर में सर्वाधिक पाई जाती है, और वो कौन से कितने 60 से 65% कौन सी ये होती है, और सबसे कम सबसे ज्यादा पाई जाती है, ध्यान रखना, सबसे ज्यादा यह है, सबसे ज्यादा पाई जाती है। दूसरी अगर बात करेंगे सबसे कम कौन सी होती है पांचों में से, बेसोफिल। ये देखो ध्यान रखना, ये कितने प्रतिशत होती है, 1 से 0.05% होती है, सबसे कम, सबसे, ठीक है। और सबसे बड़ी WBC, सबसे बड़ी कौन सी होती है, मोनोसाइट, ठीक है। सबसे छोटी की बात करेंगे तो सबसे छोटी हमारे पास लिम्फोसाइट, कौन सी है, लिम्फोसाइट, ये आपको याद रखना है ठीक है। अब देखो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये ज्यादा कौन सी मिलेगी, 60 से 65, ये वाला बेस न्यूट्रोफिल, उसके बाद बेसोफिल सबसे कम होगा, सबसे बड़ा हमारे पास मोनोसाइट, और सबसे छोटी लिम्फोसाइट। आगे देखो हम इसका जो नेक्स्ट जो है हमारे पास, RBC के बाद WBC आया, WBC के बाद हम पढ़ने वाले हैं प्लेटलेट्स के बारे में। तो प्लेटलेट्स थर्ड नंबर पे हम लोग हेडिंग लगाएंगे, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को इंग्लिश में तो हम लोग प्लेटलेट्स ही बोलते हैं, ठीक है। इनका दूसरा जो नाम होता है वो क्या होता है, जैसे इसको हिंदी में बिंबाणु भी बोलते हैं, आपको मिल जाएगा कहीं लिखा हुआ बुक में, कई बुकों में। और एक क्या होता है, पटकाणु भी होता है, एक क्या होता है, पटकाणु भी इसको बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर देखो अगर हम बात करें यहाँ पे कि इसका बिंबाणु है और ये क्या है, पटकाणु भी है। आगे इसके अंदर एक चीज हमको देखनी है कि इसको दूसरा नाम इसको क्या देते हैं, इसको दूसरे नाम से बोला जाता है थ्रोम्बोसाइट। क्या नाम होता है इसका, थ्रोम्बोसाइट, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्या हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइट। अब देखो इसका कार्य होता है ना दोस्तों, इसका जो प्लेटलेट्स का कार्य होता है मेनली वो होता है थक्का बनाने का, रक्त का थक्का बनाने का, रक्त का थक्का बनाने का, थक्का बनाने का। अब आप कहोगे सर ये थक्का क्या होता है, देखो थक्का की बात करेंगे, जैसे हमारे शरीर में धमनी या क्या होती है, सिरा, अगर हमारे चोट लग गई है तो यहाँ पे चोट लगी तो यहाँ से रक्त क्या होगा, बाहर की ओर जाएगा। लेकिन कुछ यहाँ पर कुछ समय के बाद 2 या 3 मिनट के बाद, 2 या 3 मिनट के बाद ये रक्त कहता हुआ क्या कुछ समय के बाद क्या हो जाता है, रुक जाता है, यहाँ से बहता नहीं है। तो यहाँ पर एक थक्का बन जाता है इस तरीके से, तो यहाँ पर रक्त का एक थक्का बन जाता है, धीरे धीरे करके वो सूख जाता है, उसको अलग कर देता है। तो यहाँ से ये जो रक्त आ रहा था ये बाहर ना जाके किधर जाएगा, इधर जाएगा। कोई चोट अगर लगती है तो उस ड्यूरेशन में ये होती है, उसका काम बनाने का कौन करता है, प्लेटलेट्स करता है। अब देखो इसका जो व्यास है ना, इसका व्यास, कितना होता है, 2 से 4 mm, ठीक है। WBC RBC और प्लेटलेट्स में से सबसे छोटी कौन सी होती है, प्लेटलेट्स ही होती है, और इसका जो व्यास है उसका मान कितना होता है, 2 से 4। अब आप देखो कि अगर हम बात करें, कहाँ गया, हाँ, नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे एक आगे वाली स्लाइड में, देखो कि अगर हम बात करें भाई इसका, ये मरेगी कहाँ, ठीक है, ये मरेगी कहाँ, ये मरेगी वही प्लीहा में, कहाँ मरेगी, ये प्लीहा में। दूसरा कि ये स्प्लीन में मरेगी, इसकी जीवन अवधि कितनी होती है, इसकी जीवन अवधि वो होती है 7 से 10 दिन, या हम लोग बोल सकते हैं, या
वन वीक, एक सप्ताह कितनी होती है, वन वीक, एक सप्ताह भी हम इसको बोल सकते हैं कि भाई एक सप्ताह तक ये जीवित रहते हैं। अब देखो रक्त का थक्का बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, रक्त का थक्का बनाने की प्रक्रिया को एग्यूलेशन कहलाती है। देखो ध्यान रखना, इसको बोलते हैं हम COAGULATION, कोएगुलेशन। अगर हमारी बॉडी में से चोट लगने के दौरान कोई रक्त निकलने लग जाता है, कुछ समय के बाद वो रक्त अगर क्या होता है, बहने से रुक जाता है, तो उस घटना को या प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, कोएगुलेशन। अब ये भी प्रक्रिया है, उसको कौन थक्का बनाने का कौन काम करता है, प्लेटलेट्स करता है। कौन करेगा, प्लेटलेट्स करेगा। ये भी बात हमको समझ में आ गई। लेकिन इस प्रक्रम को क्या बोलेंगे, कोएगुलेशन बोलेंगे। लेकिन प्लेटलेट्स खुद ही जिम्मेदार नहीं होता। लेकिन कई बार ऐसी घटना होती है कि रक्त का थक्का नहीं बनता है। वो किन लोगों में नहीं बनता, वो ध्यान रखना, जिन लोगों के क्या होता है, हीमोफीलिया रोग होता है, उनके रक्त का थक्का नहीं बनता है। ऐसे लोग जिनकी हीमोफीलिया ग्रसित होते हैं, उनके 2-3 मिनट में थक्का नहीं बनेगा, उनका ब्लड बहता ही रहेगा। पहली चीज। दूसरी चीज, इसके लिए रक्त का थक्का बनाने के लिए केवल यही जिम्मेदार नहीं होती, इसके अलावा और भी चीजें होती है। देखो अगर हम बात करेंगे कि रक्त का थक्का बनाने के लिए विटामिन कौन सा होता है, रक्त का थक्का बनाने के लिए देखो विटामिन की बात करेंगे तो विटामिन कौन सा होता है, विटामिन होगा दोस्तों के, ठीक है। और एंजाइम कौन सा होता है, एंजाइम कौन सा होता है, पेप्सिन। कौन सा होता है, पेप्सिन। और आयन कौन सा होता है आयन की बात करेंगे दोस्तों अपन लोग, तो आयन की बात करेंगे तो आयन कौन सा होता है, कैल्शियम, Ca++। और प्रोटीन की बात करेंगे तो देखो प्रोटीन की अगर बात करें, प्रोटीन में क्या आ जाएगा, प्रोटीन के अंदर आ जाएगा, देखो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, फाइब्रोनोजन, फाइब्रोनोइजन, एक कौन सी प्रोटीन होती है, एवं प्रोथ्रोम्बिन, एक कौन सी होती है, प्रोथ्रोम्बिन। एक तो हो जाएगी फाइब्रोनोजन और एक कौन सी हो जाएगी, प्रोथ्रोम्बिन। ये आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा हमारी पांचवी कौन सी होती है, प्लेटलेट्स। विटामिन कौन सी काम आएगी, के। विटामिन कौन सी काम आएगी, के। एंजाइम कौन सा काम आएगा, पेप्सिन। और आयन कौन सा काम आएगा थक्का बनाने के लिए, Ca++। लेकिन प्रोटीन कौन सी होती है, फाइब्रोनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रोनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। और पांचवी नंबर की जो चीज होती है थक्का बनाने के लिए, वो कौन सी होती है, हमारे पास प्लेटलेट्स। मैंने कहा ना अकेली जिम्मेदार नहीं होती प्लेटलेट्स, इसके अलावा और भी फैक्टर्स होते हैं। अब आपको जब है ना मैं थक्का वाला प्रोसेस पढ़ाऊंगा, तब उसमें सारी चीजें बताऊंगा कि प्रॉपर रूप से थक्का बनता कैसे है। क्योंकि ये चार चरणों में पूरा होता है। और आपसे कौन कौन से पहले चरण में क्या होगा, उसके दूसरे चरण में क्या होगा, तीसरे में क्या होगा, चौथे में क्या होगा, कैसे ये रुकेगा, उस चीज की जानकारी अपन नेक्स्ट वीडियोज में करेंगे। उससे पहले देखो हम लोग देख रहे हैं प्लेटलेट्स के बारे में कि प्लेटलेट्स के देखो एक हमारे पास रेशो अगर देखा जाए तो रेशो आरबीसी है, यहाँ पर क्या है, डब्ल्यूबीसी है। और अगर हम लोग देखो इनकी मैंने संख्या नहीं लिखी है, तो संख्या की अगर बात करेंगे तो प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है, 1.5 से 4.5 लाख, 1.5 से 4.5 लाख प्लेटलेट्स पर MMQ ऑफ ब्लड, पर MMQ ऑफ ब्लड। ये आपको ध्यान रखना है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एवं प्लेटलेट्स। तो हम लोग यहाँ बात करें तो यहाँ देखो ये इसका रेशो होता है 601 और 40। ये पता किसका रेशो, ये ना इनकी संख्याओं का रेशो है, ध्यान रखना। कई बार जैसे ये डब्ल्यूबीसी का कितना मल्टीपल होती है 600 गुना, ठीक है। ये इसका अगर इसकी तुलना करेंगे इस तरीके से, एक जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी दिया जाता है, तो उसका हम रेशो निकालते हैं। तो संख्याओं के आधार पर मैंने आपको जब लिखाया था तो भी आपको बताया था कि हमारी बॉडी में सर्वाधिक मात्रा में रक्त की बात करेंगे तो सर्वाधिक मात्रा में किनकी संख्या ज्यादा होती है, आरबीसी की संख्या होती है। कितनी होती है, 50 से 55 लाख। इनकी संख्या 1.5 से 4.5 लाख के आसपास होती है। उसके बाद इनकी संख्या तो 8 से 10,000 के रूप में ही होती है। तो ये देखो हमने ब्लड के बारे में कुछ सामान्य जानकारी पढ़ी है, प्लाज्मा पढ़ा, उसके बाद रक्त कणिकाओं के बारे में पढ़ा। रक्त कणिकाओं में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और हमारे पास क्या हो गया, ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में हम लोगों ने जानकारी ली। एक मैं रोग के बारे में और आपको एक बार डिस्कस करा देता हूँ, जिससे आपको ना ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। क्योंकि हम लोग यहाँ एक चीज़ और क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद देखो यहाँ इनसे संबंधित जो रोग होंगे ना, उनके रोगों के बारे में हम लोग अगर जिक्र करें तो वो रोग कौन कौन से हैं। देखो वो रोग हैं दोस्तों अपने पास
देखो मैं अगर बात करूं कमी की, तो आप कमी के रूप में क्या लगाओगे, मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। कमी की बात आए तो आप कौन सा चीज लगाओगे, पीनिया। कौन सा लगाओगे, पीनिया। ठीक है। और अगर आप वृद्धि की बात करेंगे तो वृद्धि के बारे में आप कौन सा लगाओगे, ध्यान रखना, साइटोसिस। क्या लगाओगे, साइटोसिस। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस केस में आप लोग करना ये वाला गेम। अब देखो कैसे, जैसे मैंने कहा ना आरबीसी, आरबीसी को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, आरबीसी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्यों दूसरे नाम से क्या बोलते हैं इसको, आरबीसी को बोला जाता है एरिथ्रोसाइट। क्या बोला जाता है, एरिथ्रोसाइट। और यहां पर हम लोग बात करें अगर जैसे ये कमी है, तो कमी की रोग वजह से कौन सा रोग होगा, एरिथ्रोसाइटोपीनिया। कौन सा रोग होगा, एरिथ्रोसाइटोपीनिया। अगर वृद्धि की बात करेंगे तो वृद्धि से कौन सा रोग होगा, एरिथ्रो एरिथ्रोसाइटोसिस। क्या होगा, एरिथ्रोसाइटो। ये आपको ध्यान रखना है। देखो हमने क्या किया है, अगर हमने कमी की बात करी है तो वो पूरा जोड़ रखा है, लेकिन हमने क्या जोड़ा है, केवल पीनिया। अगर हमने वृद्धि की बात करी है तो इसके पीछे क्या लगा, एरिथ्रोसाइटोसिस ऐड किया है। अगर हम लोग डब्ल्यूबीसी की बात करें इसी प्रकार, तो डब्ल्यूबीसी में क्या आएगा, वही कमी और वृद्धि कर दो। ठीक है। कमी और वृद्धि करने से पहले देखो एक चीज देख लीजिएगा, इसका हम लोग इसको क्या कहते हैं, कि इसकी अगर बात करें तो इसको बोलते हैं, अभी मैंने पढ़ाया था, इसको क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट। क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट। और ल्यूकोसाइट के केस की अगर हम लोग बात करेंगे तो एक में तो क्या होती है, कमी, एक में क्या होती है, कमी, और एक में क्या होती है, वृद्धि। ठीक है। कमी में देखो क्या हो जाएगा, ल्यूकोसाइटोपिनिया। और एक में वृद्धि में क्या हो जाएगा, ल्यूकोसाइटोसिस। क्या हो जाएगा, ल्यूकोसाइटोसिस। ये आपको याद रखना है। एक अगर हम लोग प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट्स अगर बढ़ती है, ठीक है, या हमारे पास घटती है, तो उसमें कौन सा रोग हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट। तो थ्रोम्बोसाइट में एक हमारे पास क्या हो जाएगी, कमी, और एक हमारे पास क्या आ जाएगी दोस्तों, वृद्धि। तो कमी हो रही है उसको क्या बोलेंगे हम, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। लेकिन जिसमें वृद्धि हो रही है उसमें क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसाइटोसिस। क्या नाम हो जाएगा इसका, थ्रोम्बो। ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसाइटोसिस। ये आपको याद रखना है, इससे ज्यादा और आपको रामायण नहीं पढ़नी है। और तीन नाम आपको याद रखने हैं कि आरबीसी को एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को हमारे पास ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट। वृद्धि हो गई तो पीनिया जोड़ दिया, और कमी हो गई तो पीनिया जोड़ दिया, और वृद्धि हो गई तो हमारे पास हमने क्या जोड़ दिया, साइटोसिस। आगे देखो, अगर जैसे एक हीमोग्लोबिन की और बात करूं, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया। वृद्धि से कौन सा होता है, पॉलीसाइटोसिस। कौन सा होता है, पॉलीसाइटोसिस। ये भी आप लोग लिख लो। हीमोग्लोबिन की अगर बात करेंगे तो हीमोग्लोबिन की, इसमें ये नहीं जोड़ेंगे, ये याद रखना। हीमोग्लोबिन कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कमी और वृद्धि वाला कंसेप्ट है, तो कमी से कौन सा रोग होगा, एनीमिया। इसको आप लोग जानते हो। ठीक है। और वृद्धि की अगर बात करेंगे तो वृद्धि वाले केस में एक अलग कंसेप्ट हो जाता है, वृद्धि को बोलेंगे हम लोग पॉलीसाइथोसिस। क्या हो जाएंगे, पॉलीसाइथोसिस। ये रोग हमारे पास होगा। तो इनके जो जितने भी आरबीसी डब्ल्यूबीसी के आधार पर चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो उनको हमने डिस्कस किया, उनसे संबंधित रोगों को पढ़ा। आगे जो हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों, वो संबंधित रहेगा ब्लड ग्रुप से। ठीक है। रक्त समूह का कैसे निर्धारण करते हैं, रक्त समूह कितने होते हैं, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। जब तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप लोग बने रहिए लगातार हमारे साथ, जिससे कि आपको अच्छे से अच्छा हम लोग कंटेंट दे सकें, और आपका जो एग्जाम्स है उसमें आप अच्छी तरीके से क्वालिफाई कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट मिलेंगे आप लोगों को रक्त समूह के साथ। ओके, धन्यवाद।